नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए चैप्टर करते हैं मुगलों का पतन, डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इससे पहली वीडियो में हमने औरंगजेब का पढ़ा था। आज उसके बाद के जो उत्तराधिकारी होंगे मुगलों का पतन, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना, मुगलों का पतन स्टार्ट कहाँ से होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सन 1707 में साउथ में हुई थी, दक्षिण में। और दक्षिण में ही दफनाया गया था, खुलदाबाद में। एक दौलताबाद के पास खुलदाबाद पड़ता है, एक इलाहाबाद में भी खुलदाबाद है। जो इलाहाबाद का खुलदाबाद है उसका नाम खुसरो बाग भी है। खैर, तो उसके जो पुत्र थे, औरंगजेब के 5 पुत्र थे। 5 में 2 की मृत्यु उसके जीवित रहते हुए हुई थी और बाद में 3 बचे थे। कौन कौन से? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट का नाम था मोहम्मद मुअज्जम, और एक कामबख्श और एक मोहम्मद आजम। इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। सन 1707 में एक युद्ध हुआ और 1712 में युद्ध हुआ था। तो इसमें जो बड़ा पुत्र था, यानी कि बहादुर शाह, जो मोहम्मद मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, वही विजय घोषित हुआ था। मुगलों के पतन में हम सब इन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन शासक? बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका मूल नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम। शासनकाल रहा है सन 1707 से 1712 तक। सेकंड, जहांदार शाह, जिसका ये इतिहासकारों ने लंपट मूर्ख भी कहा है। लंपट मूर्ख, सन 1712 से 13 तक। फर्रुख शेर, घृणित कायर कहा गया है दूसरा नाम, और सन 1713 से 19 तक शासनकाल रहा है। इसके बाद में 2 ये रफ़ीउद दर्जात और रफ़ीउद दौला, इनका शासनकाल बहुत ही कम रहा है। जैसे 1719 से 19 तक, 2 या 3 महीने तक। रफ़ीउद दर्जात का सबसे कम शासनकाल, जिसको शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी गई है। और एक मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम क्या था? रोशन अख्तर। गर्मी बहुत है आज। रोशन अख्तर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अहमद शाह और आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड। शाह आलम का दूसरा नाम क्या था? अली गौहर, और बहादुर शाह सेकंड का नाम था जफ़र। ये इनका सभी का शासनकाल भी लिखा हुआ है। हालांकि परीक्षा में शासनकाल बहुत कम पूछा जाता है। यहाँ पर एक ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि किसके बाद कौन से शासक ने उपाधि धारण की और कौन ये बादशाह बना। अब बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, मोहम्मद मुअज्जम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। 1 बाय 1 जो भी परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? बहादुर शाह फर्स्ट, इनको क्या कहा गया? साहिब बेखबर। साहिब बेखबर इतिहासकार एक हुए काफ़ी खां। काफ़ी खां ने इसलिए साहिब बेखबर कहा है क्योंकि ये योग्य पद अयोग्य लोगों को दे दिया करता था, और अपने जैसे शासनकाल होता है दरबार, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रहती थी। तो इतिहासकार काफ़ी खां ने क्या कहा है? साहिब बेखबर। एक युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार के 2 युद्ध हुए, जाओज का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। जाओज का युद्ध कब हुआ था? सन 1707 में। किसके अगेंस्ट हुआ था? ये बहादुर शाह फर्स्ट और मोहम्मद आजम। बताया ना कि 2 पुत्र थे, ये सॉरी 3। एक तो ये बहादुर शाह फर्स्ट यानी कि मोहम्मद मुअज्जम, और दूसरा मोहम्मद आजम, और एक कामबख्श। तो मोहम्मद आजम के साथ में जो युद्ध हुआ है जाओज का युद्ध, ये आगरा के निकट पड़ेगा। इस युद्ध में विजय घोषित कौन होता है? बहादुर शाह फर्स्ट। और बीजापुर का जो युद्ध हुआ था, ये छोटे भाई अपने यानी कि कामबख्श के विरुद्ध हुआ था। कामबख्श को हराया गया था सन 1709 में। और ये युद्ध विजित करने के बाद में जैसे पूर्ण रूप से इसका कोई उत्तराधिकारी ना हो बाद में, यानी कि हकदार उसके भाइयों में, बहादुर शाह ही यहाँ पर बादशाह घोषित हुआ। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं, एक तो डच शिष्टमंडल इसके दरबार में आया था मोहम्मद मुअज्जम के, ये बहादुर शाह फर्स्ट के। नाम क्या था? जेसुआ केटेलार। जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डच शिष्टमंडल, डच किसका नाम है? जैसे होलैंड, डच या नीदरलैंड, ये एक ही नाम होते हैं। डच शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में? जोसुआ केटेलार के नेतृत्व में मुगल दरबार में पहुँचता है, और इसका भव्य स्वागत किया गया। एक पुर्तगाली महिला जो एक कोर्ट डांसर भी थी, जिसका नाम क्या था? जूलियाना। जूलियाना ने भव्य स्वागत किया था, और यहाँ पर उपाधि दी गई थी जूलियाना को। कौन सी उपाधि? बीबी की उपाधि और फिदवा की उपाधि। क्वेश्चन है कि फिदवा की उपाधि किसे प्राप्त थी? ये पुर्तगाली महिला जूलियाना को प्राप्त थी। इतिहासकार सर सिडनी ओवल हुए हैं। सर सिडनी ओवल ने कहा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छी पंक्तियाँ लिखी जा सकती हैं, क्योंकि इसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो सभी अयोग्य हुए हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। सर सिडनी ओवल ने क्या लिखा है? यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छी पंक्तियाँ लिखी जा सकती हैं।
एक बहादुर शाह ने क्या किया था, जजिया कर को नगण्य किया था। देखना क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था, जो टर्मिनेट किया था जजिया टैक्स को, वो मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल रहेगा 1719 से 48 तक। लेकिन जजिया कर यहाँ भी नगण्य, जो औरंगजेब ने जजिया कर को बढ़ाया था उसकी दरों को, यानी कि ब्राह्मणों और महिलाओं पर भी लगाया गया था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, मराठा शासक जो मराठा वंशज थे, एक संभाजी, यानी कि जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी, उनके भी पुत्र साहू जी को मुगल कैद किया गया था औरंगजेब ने। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया था, मुगल कैद खाने से रिहा किया था। किसको, संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद खाने से रिहा किया गया। और सन 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर उत्तराधिकार का युद्ध होता है, कुछ इसके पुत्र थे और इसके भतीजों में युद्ध होता है। इतिहासकारों का कहना है कि बहादुर शाह फर्स्ट का शव खुले आसमान के नीचे रखा रहा है, चूँकि वो उत्तराधिकार के युद्ध में इतने व्यस्त थे। हालांकि इतिहासकार भी बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। तो ये 3 कमेंट है इतिहासकारों के। खाफी खान ने क्या, साहिब खबर कहा। सर सिडनी ओवल ने क्या कहा है कि अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके बारे में अच्छी पंक्तियाँ लिखी जा सकती हैं। और एक कमेंट ये भी कहा गया है कि जब सोने को ही जंग लग जाए तो लोहा बेचारा क्या करेगा। सोने का मतलब क्या हुआ कि जो इससे पहले 6 शासक थे मुगल बादशाहों की, जैसे ये हुआ है बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, और शाहजहां, ये जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनकी तुलना तो सोने से की गई है। और जो लास्ट के हुए 11 जो रूलर्स हुए हैं शासक, इनकी तुलना लोहे से की गई है कि जब सोने को ही जंग लग जाए तो लोहा बेचारा क्या करेगा। ये मुगलों के पतन के बारे में स्टेटमेंट कहा गया है। इसके बाद में हम करते हैं जहादार शाह। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ सेंटेंस बनाकर आप इसको नोट करना। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए जहांदार के बारे में पढ़ते हैं। जहांदार शाह, दूसरा नाम क्या था जहांदार शाह का, लंपट मूर्ख। इतिहासकारों ने लंपट मूर्ख भी कहा है। खाफी खान ने शासनकाल 1712 से 1713 तक। देखना, जहांदार के प्रशासन पर एक लाल कुमारी नामक नर्तकी का प्रभाव था। जैसा लाल कुमारी चाहती थी उसी को पद पर नियुक्त किया जाता था और पद से हटाया जाता था। तो लाल कुमारी क्या थी, एक नर्तकी, एक प्रोस्टिट्यूट, एक कोर्ट डांसर। लाल कुमारी नर्तकी का प्रशासन पर प्रभाव। और दूसरे एक इतिहासकार खाफी खान ने लिखा है कि जहांदार शाह का जो शासनकाल था नाचने और गाने वालों के लिए बहुत ही अनुकूल एक ये था काल। तो नाचने गाने वालों का स्वर्ण काल कहा गया इसको, गोल्डन एज ऑफ डांसर, कोर्ट डांसर। नेक्स्ट, एक जहांदार शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया था जुल्फ़िकार खां। देखना, जुल्फ़िकार खां को जब वजीर घोषित किया, इसने एक ठेकेदारी व्यवस्था चलाई थी जिससे भारतीय लोग या जो साम्राज्य के लोग थे बहुत ही असंतुष्ट हुए थे। राजा जय सिंह को जहांदार शाह ने मिर्ज़ा की उपाधि दी। मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने, जहांदार शाह ने। और सवाई राजा की उपाधि जो दी थी वो फर्रुख शेर ने दी थी। ध्यान से देखिएगा फिर से, राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी थी, जहांदार शाह ने। और मालवा की सूबेदारी सौंपी गई थी। सूबेदार मतलब जैसे अब राज्यपाल बनते हैं या गवर्नर बनते हैं, तो सूबेदार किसी प्रांत के ऐसे होते थे। और वहीं दूसरी ओर अजीत सिंह जो राजस्थान के एक राजा थे, इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी और गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई थी। दोनों को फिर से उपाधि देखना, जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि सौंपी गई। सैयद बंधु, एक देखना जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु में कौन कौन थे, 2 भाई। ये हिंदुस्तानी दल से संबंधित थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अब्दुल्ला खां बड़े भाई थे और हुसैन खां छोटे भाई थे। तो अब्दुल्ला खां को इसमें वजीर भी बनाया गया। और जो हुसैन खां थे, हुसैन खां को एक पद दिया गया था जो चीफ कमांडर का पद होता है, जैसे मीर बख्शी का पद बाद में मिला था ये तो पद। इसमें चूंकि ये सक्रिय हुए थे, यहाँ से सैयद बंधु ने एक षड्यंत्र रचा और जहांदार शाह को पद से हटा दिया गया। एक युद्ध हुआ, युद्ध का नाम तो नहीं है लेकिन षड्यंत्र जो रचा गया था, फिर बाद में हत्या कर दी गई। लेकिन उससे पहले ही मराठों को चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स थे ये अधिकार वसूलने का दिया गया था। लेकिन वसूली के जो अधिकारी होंगे वो मुगल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि कोई भी मराठे वहाँ से नहीं वसूलेंगे। ये जाएगा लेकिन जो सारा धन कलेक्ट होकर जाएगा वो उन्हीं के पास, मराठों के। तो मराठों को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दिया गया था, लेकिन वसूलने का अधिकार मुगल प्रशासकों के पास था जो मुगल अधिकारी थे। 1713 में हत्या कर दी गई जहांदार शाह की और उसके बाद में फर्रुख शेर को मुगल बादशाह घोषित किया गया।
नेक्स्ट देखते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासनकाल सन 1713 से 1719 तक। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा इतिहासकारों ने, घृणित कायर की उपाधि दी थी। अच्छा, चूंकि ये पपेट बना था कठपुतली। सैयद बंधुओं जो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, अब्दुल्ला खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया गया और हुसैन खां को मीर बख्शी जो चीफ कमांडर यानी कि सेनापति के पद जैसा होता था मीर बख्शी का। आगे देखते हैं जय सिंह को, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई। देखना, मिर्जा की उपाधि किसने दी? जहांदार शाह ने। और सवाई की उपाधि किसने दी? ये फर्रुखसियर ने। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था फर्रुखसियर ने। कुछ स्थानों पर तीर्थ यात्रा कर या तो नगण्य किया या समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पर जो सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु थे बंदा बहादुर, जब सिख हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सिखों के 10 धार्मिक गुरु हुए हैं, उसके बाद में एक जो गुरु हैं बंदा बहादुर, बंदा बैरागी या मीरबख्श इसी का नाम था। तो उनकी हत्या की गई थी सन 1716 में, दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। एक फर्रुखसियर ने शाही फरमान भी जारी किया था सन 1707 में। शाही फरमान में क्या था? ये अंग्रेज़ों के लिए था कि भारत में उन्हें व्यापार करने के लिए छूट दी जाएगी। तो क्वेश्चन है कि शाही फरमान किसके शासनकाल में कब जारी किया गया था? 1717 में, फर्रुखसियर के शासनकाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की छूट दी गई। 1719 में मराठों के साथ में एक दिल्ली की संधि की गई थी। दिल्ली की संधि जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, ये किसने की? जो सैयद बंधु थे इन्होंने एक वहाँ के जो पेशवा थे, पेशवा के साथ में एक संधि की और उन दोनों ने मिलकर जो सेना जो इन्होंने एक मोर्चा खोला था और बादशाह की हत्या कर दी गई थी। मराठों का साथ दिल्ली में संधि हुई और बादशाह की हत्या की गई। किसने की थी? सैयद बंधुओं ने। इसके बाद में जो छोटे वंशज थे यानी कि ये बना गया एक ये कौन सा था? रफ़ीउद दरजात और रफ़ीउद दौला को बनाया गया। हालांकि उनका शासनकाल बहुत ही कम था दोनों का। बाद में हम पढ़ते हैं इसके फिर मोहम्मद शाह रंगीला। देखना, मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर का शासनकाल क्या रहा है? 1719 से 1748 तक। ये किसका? मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल। सैयद बंधु का अंत किया था इसने। एक यहाँ पर जो हिंदुस्तानी दल से संबंधित है सैयद बंधु दोनों भाई, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये किसने की थी? निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खां, ये ईरानी दल से संबंधित हैं। लेकिन नए राज्यों की स्थापना भी की गई थी। जैसे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य थे, जैसे उड़ीसा के बंगाल की स्थापना की गई, उससे पहले हैदराबाद की स्थापना, अवध की स्थापना। हैदराबाद की किसने की थी? चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क, ये दोनों एक ही नाम है। चिनकिलिच खां की उपाधि दी गई थी निजामुल मुल्क को ही। तो हैदराबाद की स्थापना की गई। अवध एक स्वतंत्र राज्य बना। सादत खां बुरहानुल मुल्क, इसके पास कौन सी उपाधि थी? बुरहानुल मुल्क। बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी सादत खां को। सादत खां ने अवध की स्थापना की। एक नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। देखना, नादिर शाह को क्या कहा गया है? ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं नादिर शाह को। इसने जो आक्रमण किया था 1739 में, करनाल का युद्ध लड़ा गया है। करनाल के युद्ध में ये विजित हुआ था। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। उसके बाद में जो अवध के नवाब थे सादत खां बुरहानुल मुल्क, सादत खां बुरहानुल मुल्क ने एक षड्यंत्र रचा था। उसने नादिर शाह को ये कहा कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो उसके बदले में 20 करोड़ रुपए वो व्यक्तिगत रूप से देगा। लेकिन जब उसने आक्रमण भी कर दिया दिल्ली पर, 57 दिनों तक लूटपाट करता रहा। इसने 20 करोड़ रुपए नहीं दिए तो विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन से नवाब थे जिन्होंने विष खाकर आत्महत्या की थी? तो अवध के नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए किसने धाई माँ की भूमिका अदा की थी? स्टेप मदर की भूमिका वो किसने की थी? अवध ने। और अवध का नवाब कौन था? फाउंडर सादत खां। सादत खां ने नादिर शाह को 20 करोड़ रुपए नहीं दिए थे, इस कारण से विष खाकर आत्महत्या की थी इसने। और जैसे ही नादिर शाह ने ये करनाल का युद्ध हराया, उसके बाद में इसने दिल्ली पर अटैक किया। दिल्ली में लूटपाट काफ़ी की, 57 डेज तक, 57 दिनों तक लूटपाट की। उस लूटपाट में कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन और जो भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे लाल किले में, सबको लूट लिया था। यहाँ तक कि जो तमाशगीन थे, तमाशगीन मीन्स क्या हुआ? जो बाजीगर या कोहलक होते थे, विभिन्न प्राणियों की, पक्षियों की जो आवाज़ निकालते थे, उससे तमाशा लोग करते थे, तो वहाँ से अर्निंग होती थी उनकी। नादिर शाह ने उन सबको भी लूट लिया था। वो ईरान लेकर गया था उन्हें। और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में लूटपाट की थी 57 डेज तक। उसके बाद में नादिर शाह चला गया था। फिर नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी बनता है वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली, और यहाँ पर मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह बनता है। अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों अलग अलग हैं।
मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में कौन आते हैं फिर भारत के जो बादशाह बनते हैं दिल्ली में मुगल बादशाह अहमद शाह। अहमद शाह का जन्म ये बताते कि एक नर्तकी से हुआ था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ने एक नर्तकी से भी विवाह किया था, उसी से जन्म हुआ था। और यहाँ पर एक महिला का प्रभाव था, राजमाता उधमबाई। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जहांदार शाह में किसका प्रभाव था, लाल कुमारी नर्तकी का प्रभाव था इसके प्रशासन पर। यहाँ पर अहमद शाह में राजमाता उधमबाई का प्रभाव था, जिसको उपाधि मिली थी किबलाए आला की उपाधि। कौन सी थी उपाधि, किबलाए आला, किबलाए आजम की उपाधि। किबलाए आजम की उपाधि किसको दी गई थी, राजमाता उधमबाई को दी गई थी। और एक इसके दरबार में जावेद खान नामक एक हिजड़ा था, उसे राजनीतिक नेता मानते थे, जबकि ये बताते हैं कि इसके पास कोई अनुभव नहीं था। जावेद खान क्या था, राजनीतिक नेता जो दरबार में सक्रिय था। और वजीर किसे नियुक्त किया था, अहमद शाह ने वजीर बना गया इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क ने ही बाद में अहमद शाह की हत्या की थी। वजीर किसे नियुक्त किया, इमाद उल मुल्क को, और अहमद शाह की हत्या की गई। उसके बाद में जो शासक बनाया आलमगीर सेकंड को बनाया गया, और आलमगीर सेकंड में का मूल नाम क्या था, अजीजुद्दीन। शासनकाल क्या रहा है, 1754 से 1759 तक, 59 तक। इसके शासनकाल में क्या एक बड़ी घटना थी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जब हम बंगाल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा प्लासी का युद्ध। 1756 में नदिया जिले में पश्चिम बंगाल में हुआ प्लासी का युद्ध, जो बंगाल के शासक नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में होता है, जिसमें कलाई और वेनिस्टार्ट हम पढ़ेंगे। खैर, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए आलमगीर तक। इसके बाद में अभी शासकों के बारे में पढ़ते हैं, और चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए आप इसको। शाह आलम सेकंड, देखिए शाह आलम सेकंड का मूल नाम क्या था, अली गौहर। शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1759 टू 1806, सन 1806 तक। इसके शासनकाल में क्या बड़ी घटनाएं हुई थी, एक तो पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, एक तो इसमें अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठे। अहमद शाह अब्दाली ये कौन था, ये नादिर शाह का वंशज था। नादिर शाह ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो भारत के पूर्वोत्तर की सीमा थी, इसमें बनाया गया। और मराठों के बीच में हुआ था, जो पेशवा हुए तीसरे नंबर के, उनके बीच में हुआ था। तो ये तो युद्ध अलग पड़ा जाएगा मराठों के शासनकाल में। एक हुआ बक्सर का युद्ध सन 1764। बक्सर कहाँ है, ये बिहार में पड़ता है वर्तमान में। बक्सर का युद्ध ये भारत का पहला विद्रोह भी था। देखना क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि भारत का प्रथम विद्रोह कौन था, बक्सर का युद्ध। और भारत का प्रथम महान विद्रोह कौन सा था, 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह, फॉरवर्डिंग रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, ये आ जाएगा दीवान बेला थम्पी का विद्रोह, केरल में हुआ है। तो तीन विद्रोह अलग अलग। बक्सर का युद्ध एक विद्रोह भी था और युद्ध भी था। एक्चुअली क्या है, विद्रोह और युद्ध में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, रिवॉल्यूशन में और वॉर में। रिवॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने ही सरकार के विरुद्ध लोग करते हैं, यानी कि जो अपने ही देश में होगा। और युद्ध क्या होता है कि युद्ध जो दूसरे देश की सेना होगी वो दोनों आपस में लड़ेंगे, यानी कि एक युद्ध स्थल होगा उसमें, और पहले चेतावनी दी जाएगी। युद्ध के लिए तो दो सेनाएं होती हैं, और विद्रोह के लिए अपनी सरकार के विरुद्ध अपने ही लोग करते हैं, विद्रोह हो जाएगा। बक्सर का जो युद्ध था ये एक युद्ध भी था और विद्रोह भी था। विद्रोह ये इसलिए था, यहाँ पर श्वेत शासन, दरअसल ये जो युद्ध हुआ है बंगाल के नवाब मीर कासिम और हेक्टर मुन्नो के बीच में हुआ था। तो हेक्टर मुन्नो ने यहाँ पर श्वेत सेना भी बुलाई थी, जो कलाइव ने बुलाई थी वैसे तो, लेकिन वो दोहरे वेतन की वजह से भारतीय सेना के साथ मिले थे, मीर कासिम के साथ में। तो श्वेत सैनिकों ने विद्रोह भी किया था। और बाद में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में फाइनली जो बंगाल का नवाब था उसकी हार हुई थी वैसे। तो भारत का पहला विद्रोह बक्सर का युद्ध, और भारत का प्रथम महान विद्रोह 1857 का विद्रोह। एक दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था यहाँ पर 1803 में। क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली पर जो अधिकार हुआ था अंग्रेजों का आधिपत्य यानी कि स्थापत्य, ये किसके शासनकाल में, शाह आलम सेकंड के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का शासनकाल 1806 से 1837 तक। बड़ी घटनाएं क्या हो जाएंगी इसमें, एक तो अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन नायक को राजा की उपाधि दी थी, और अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था महारानी के पास, और वो पत्र लेकर वहाँ पर गए थे सन 1830 में। लेकिन 33 में राजा राम मोहन नायक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल नामक शहर में। और राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन नायक को राजा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है। और
कोई भी भारतीय जो समुद्री मार्ग से ब्रिटेन जाने वाला प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। लेकिन उस टाइम पर ब्रह्म समाज की बागडोर ये देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में या एक केशव चंद्र सेन थे, उनके हाथ में सौंप कर गए थे। खैर, इसके बारे में फिर अलग से चर्चा करेंगे कभी। राजा राम मोहन राय ब्रिटेन 1830 में पहुंचे थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटेन जाने वाले प्रथम व्यक्ति। वहीं पर 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, जिनको पत्रकारिता का अग्रदूत है ना, ये अतीत और भविष्य के बीच सेतु भी कहते हैं। सन 1835 में मुगल सिक्के बंद हुए थे भारत में। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुगल सिक्के किसके शासनकाल में प्रचलन से बाहर हुए थे? ये हुए थे अकबर सेकंड के शासनकाल से। शासनकाल कब तक रहा? 1837 तक। इसके बाद जो लास्ट मुगल इंपीरियर हुए हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड का ही नाम जफ़र था। ये जफ़र के नाम से शायरी लिखते थे वैसे तो जफ़र के नाम से शायरी लिखी और ये एक उपाधि भी थी जफ़र की। इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ था और अपदस्थ करके गिरफ्तार करके हुमायूं के मकबरे दिल्ली से गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया। रंगून कहाँ है? म्यांमार में, जिसका दूसरा नाम रंगून, यंगून या नायपीता, और बर्मा का नाम क्या हो जाएगा? म्यांमार। तो म्यांमार में रंगून में निर्वासित किए थे सन 1858 में, जहां पर 1862 में स्वाभाविक मृत्यु हुई थी जब ये बहादुर शाह सेकंड की। क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया था बहादुर शाह सेकंड को? कहाँ से गिरफ्तार किया, किस जगह से? ये हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और वहाँ पर ये बताते हैं कि कब्र पर लिखा है सन 1862 में जब मृत्यु हुई कि मैं भी कितना बदनसीब हूँ कि मुझे मेरे वतन की 2 गज मिट्टी भी प्राप्त नहीं हुई। एक क्वेश्चन ये आता है, तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह सेकंड। इसके बाद में जो मुगलों का पतन ही समाप्त हो जाता है। और जो सैयद बंधु, इसमें बार बार जिक्र आया सैयद बंधु, जिनको नरक निर्माता या हिंदुस्तानी दल का सदस्य मानते थे। वैसे तो ये बाहर से आए थे, फारस से, लेकिन ये अपने आप को हिंदुस्तानी दल का कहते थे। और इसमें कौन थे? 2 भाई, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अब्दुल्ला खां ये बड़े भाई थे और ये छोटे भाई थे। अब्दुल्ला खां को मुगल दरबार में वजीर का पद मिला था और हुसैन खां को मीर बख्शी का जो चीफ कमांडर होते हैं, इनको तैनात किया गया था दक्षिण में। वहीं पर मराठों के साथ में एक संधि की थी फर्रुखसियर के शासनकाल में, और ये दिल्ली की एक संधि हुई जिसको मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इनके बाद लिए एक कोटेशन है कि संज्ञा दी गई है नरक निर्माता, किंग मेकर। किंग मेकर का मतलब जैसे कुछ राजाओं को बनाने में या उनको जो ये कोरोनेशन किया गया उसमें हेल्प की थी, लेकिन कई शासकों को मरवाया भी था षड्यंत्र रचकर। पहले तो उसमें फर्रुखसियर इसे शासक बनाया, बाद में अपदस्थ की हत्या कर दी गई। रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं की हत्या की गई थी। दोनों भाइयों को एक बहुत ही क्रूशियल तरीके से मारा गया था। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। और ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें अभी प्रशासन के बारे में, स्थापत्य के बारे में भी उसमें वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पर। तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।